Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. बेटा चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसमें लिक्विड्स वाला पोर्शन हमने कंप्लीट किया, एक्सरसाइज कंप्लीट की। उसके बाद सॉलिड्स वाला पोर्शन स्टार्ट किया जिसमें हमने सॉलिड्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद टाइप्स देखी जिसमें क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सॉलिड था। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारा एरिया ऑफ स्टडी था। हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की। उसके बाद हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम देखा। उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉलिड्स फर्दर आ गए जिसमें आपने आयोनिक सॉलिड्स प्रॉपर्टीज़ एक स्ट्रक्चर पढ़ा, फिर कोवेलेंट सॉलिड्स प्रॉपर्टीज़ एक स्ट्रक्चर एक स्टडी किया हमने। इसी तरह मॉलिक्यूलर सॉलिड्स प्रॉपर्टीज़ और एक स्ट्रक्चर डिस्कस किया। नेक्स्ट हमने मेटेलिक सॉलिड स्टार्ट किया था जिसमें हमने मेटेलिक सॉलिड्स की डेफिनेशन देखी। डेफिनेशन के बाद मेटेलिक बॉन्ड की डेफिनेशन देखी। उसके बाद हमने थ्योरीज देखी कि मेटेलिक बॉन्ड को डिफरेंट थ्योरीज में किस तरह से एक्सप्लेन किया जा रहा है। इन थ्योरीज के बाद हमने मेटेलिक जो सॉलिड्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया और आज हम मेटल्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। चीज़ें बेटा आसान है, आपने फोकस करना है बोर्ड पे। मैं सारा मटेरियल बोर्ड पे नहीं लिखूंगा क्योंकि आज ऐसा मटेरियल है भी नहीं जो मैं बोर्ड पे लिखूं। तो आज सिर्फ समझाने वाली चीज़ें मैं बोर्ड पे डायग्राम्स बनाऊंगा, आपने देखते जाना है और फोकस करना है साथ साथ। अब मेटल का स्ट्रक्चर क्या है? एक्चुअली इस टॉपिक में आपको किसी क्रिस्टल में जो मेटल एटम्स हैं जिन्हें हमने कैटायंस का नाम दिया था उनकी अरेंजमेंट के बारे में बताया जाएगा कि क्लोज पैकिंग कहाँ पे होगी और किस किस तरह से मेटल्स के जो एटम्स हैं वो अरेंज हो सकते हैं। तो इसका मतलब कि इस टॉपिक में कहीं ना कहीं हमारी जो सेंटर ऑफ डिस्कशन है वो यही है कि एटम्स जो हैं मेटल के वो किस तरह अरेंज होंगे। और मेटल्स के एटम्स की अरेंजमेंट को समझने के लिए हम मेटल के एटम्स को अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो है वो स्फेरिकल बॉल्स हैं। तो अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं बेटे। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में एक बॉक्स में मैंने 12 स्फेरिकल बॉल्स को अरेंज किया, ठीक है। और मैंने 12 स्फेरिकल बॉल्स को इस तरह अरेंज किया कि बॉल्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं। ये डायग्राम आपको इस तरह दिखाई दे रही है लेकिन एक्चुअली ये ट्रे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगी। एक अरेंजमेंट तो ये है, अगर मैं क्या करूं, मैं इस ट्रे को शेक कर दूं, शेक कर दिया जाए एक बार, तो ये स्फेरिकल बॉल्स खुद ब खुद अपनी अरेंजमेंट चेंज करेंगे और इस पोजीशन में आ जाएंगे, ठीक है। यहां पे आपको 11 बॉल दिखाए गए हैं। 12th बॉल 11 बॉल्स के ऊपर किसी भी पोजीशन पे आ जाएगा। अब पहली बात तो ये है कि दोनों अरेंजमेंट्स में डिफरेंस क्या है। अगर आप देखें तो ये जो अरेंजमेंट की थी इसमें मेटल्स या इन बॉल्स के दरमियान जो डिस्टेंस था या जो फ्री स्पेस थी वो बहुत ज़्यादा थी। इसका मतलब कि ये इतनी ज़्यादा क्लोज पैकिंग नहीं थी क्योंकि फ्री स्पेस जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। अगर इस तरफ आप आ जाएं तो यहाँ पे शेक करने के बाद बॉल्स ने खुद ब खुद अपने आप को जो अरेंज किया, अगर इनके दरमियान आप देखें तो ये जो स्पेस है ट्राइंगल की फॉर्म में ये काफ़ी कम है। तो जहाँ पे बॉल्स के दरमियान स्पेस कम है इट मीन्स कि वो क्लोज पैकिंग है। तो इसका मतलब इन दोनों पैकिंग्स के लिहाज से, दोनों बॉल्स जो मैंने अरेंज किए इनकी पैकिंग के लिहाज से अगर हम देखें तो दिस वन इज़ क्लोज पैकिंग या क्लोजेस्ट पैकिंग भी आप कह सकते हैं इन दोनों के मुकाबले में, ठीक है। अच्छा बेटा, अब हम इस पैकिंग को फर्दर समझने के लिए यहाँ से कोई भी 3 आप जो है वो बॉल लेंगे और उनकी अरेंजमेंट को हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स से मैं इन 3 बॉल्स की अरेंजमेंट को फर्दर आगे डिस्कस करूँगा। ले ये 3 बॉल्स हम नेक्स्ट ले रहे हैं और इनकी अरेंजमेंट को हम डिस्कस करेंगे।
देखेंगे बेटे ज़रा कि लेट से एक बॉल, सेकंड बॉल, और अगर मैं थर्ड बॉल इन दोनों लेयर्स के साथ एक नेक्स्ट लेयर जो है वो अटैच करूं, तो थर्ड बॉल हमारे पास यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, अब अगर आप देखें तो इन बॉल्स के दरमियान ये फ्री स्पेस है, ये डिप्रेशन है। ठीक है, इस डिप्रेशन को वो क्या नाम देते हैं, कहते हैं जी कि आप इससे वॉइड्स का नाम भी दे सकते हैं, आप इससे क्रेविसेस का नाम भी दे सकते हैं, और इसी तरह आप इसे इंटरस्टिसेस का नाम भी दे सकते हैं। इन डिप्रेशंस को आप इन तीनों में से कोई नाम भी दे सकते हैं। अगर मैं क्या करूं, मैं इस लेयर के ऊपर अगर ये तीन बॉल इस तरह पड़े हैं, ये तीनों बॉल्स को मैं इस तरह रख दूं और इस लेयर के ऊपर एक और बॉल अरेंज करना चाहूं, तो फोर्थ बॉल जो आएगा या नेक्स्ट जो अपर लेयर आएगी, वो ये जो डिप्रेशन बन रहा है तीनों बॉल्स के ऊपर, उस डिप्रेशन पे आके अरेंज होगी। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं यहाँ से, तो शायद मेरी डायग्राम अब आपको समझ आ रही हो कि जो फोर्थ बॉल आएगी वो इस डिप्रेशन पे आके अरेंज होगी, या जो अपर लेयर की बॉल आएगी वो इस डिप्रेशन पे आके एडजस्ट होगी। शायद मेरी बात आपको यहाँ तक समझ आ रही हो। अब ये नेक्स्ट लेयर की बॉल को अरेंज करना हमने 3 बॉल्स के लिए देखा था। अब हम करेंगे क्या, अब हम वापस इस 11 बॉल सिस्टम पे आएंगे और इस 11 बॉल सिस्टम पे हम नेक्स्ट लेयर को, यानी कि ये जो ऊपर वाली लेयर थी, इस लेयर को अरेंज करेंगे। अब बेटा ज़रा साथ साथ रहिएगा, टॉपिक बड़ा आसान है अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे। पहले मैंने कहा जी कि मैंने एक बॉक्स में 12 बॉल लिए, मैंने उन 12 बॉल्स को इस तरह अरेंज किया। अरेंज करने के बाद मैंने बॉक्स को शेक किया, तो शेक करने के बाद जब दोबारा से मैंने इन बॉल्स की अरेंजमेंट देखी तो अरेंजमेंट इस तरह थे। अब इस अरेंजमेंट को अगर आप देखें तो दोनों में फ़र्क क्या है, पहले बॉल्स के दरमियान फ्री स्पेसेस बहुत ज़्यादा थी, इस केस में बॉल्स के दरमियान जो फ्री स्पेसेस आ रही हैं ये कम है। मैंने क्या किया, यहाँ से 3 बॉल्स ली और 3 बॉल्स में जो स्पेसिंग आ रही थी, जो डिप्रेशन आ रहे थे, सबसे पहले तो डिप्रेशन को नेम दिया कि डिप्रेशन को आप ये तीनों में से जो भी नाम आपको इजी लगे आप वो नाम यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैंने कहा जी कि अगर इन 3 बॉल्स के ऊपर एक और बॉल अरेंज करनी हो तो वो इस डिप्रेशन के ऊपर आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो ऊपर लेयर अरेंज करना है, इस पूरे सिस्टम को हम 11 बॉल सिस्टम के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोबारा से बेटे मैं डायग्राम बनाऊंगा, अगर आप देखते जाइएगा कि लेट्स से ये मेरे पास 11 बॉल सिस्टम है, नेक्स्ट लेयर इनके डिप्रेशंस के दरमियान आएगी, इसी तरह इसके नेक्स्ट लेयर अगर आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल पहले वाली लेयर के नीचे आ जाएगी और इनके डिप्रेशंस के दरमियान, और 4 बॉल आप इसी तरह अरेंज कर देंगे। अब ये जो आपके पास फ्री स्पेसेस हैं इन्हें हमने नाम दिया था वॉइड्स का, डिप्रेशंस को हमने वॉइड्स का नाम दिया। ये बेटे आपने नेम याद रखना है, सारी डिस्कशन इन वॉइड्स, इन फ्री स्पेसेस के अराउंड जो है वो रोटेट करेगी। अगर आपने नेक्स्ट लेयर की अरेंजमेंट सीख ली तो मेरा ख्याल है कि सारा टॉपिक हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब मैं करने क्या जा रहा हूँ, ये मेरे पास जो लेयर जो कि वाई एक्सिस में आपको दिखाई जा रही है, लेट्स से कि ये लेयर एक्स एक्सिस में प्लेस्ड है। अब आपने इस 11 बॉल सिस्टम के ऊपर यानी कि एक नई लेयर्स बॉल की जो है वो प्लेस कर दी है। अगर आप नई लेयर प्लेस करने जाएंगे तो नई जो लेयर है वो 3 बॉल्स का जो डिप्रेशन बन रहा है, जो वॉइड्स बन रहे हैं, उन वॉइड्स के ऊपर आप प्लेस करेंगे। तो इसका मतलब एक बॉल इनके ऊपर आ जाएगा। अगर मैं बॉल बनाऊं यहाँ पे तो लेट्स से कि एक बॉल जो है वो इस तरह आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट बॉल अगर आप जो है वो अरेंज करने जाएंगे तो वो इनके ऊपर आ जाएगा,
नेक्स्ट बॉल बेटे इनके ऊपर आ जाएगा। मैं अब डायग्राम को ज़रा नीट करने के लिए इनको कलर कर देता हूँ ताकि हमें पता रहे कि अपर लेयर कौन सी है और लोअर लेयर जो है वो कौन सी है। जी बेटा ज़रा देखते जाइएगा साथ साथ कि ये लेयर मैंने बना दी इस तरह। इसी तरह अगर नीचे वाली साइड पे आएंगे तो यहाँ पे एक बॉल आएगा आपके पास इस जगह पे। इसी तरह नेक्स्ट बॉल आपके पास इस जगह पे आ जाएगा। अगर मैं इन बॉल्स को भी रिमूव कर दूँ तो और इन्हें कलर कर दूँ तो आप देखेंगे कि शायद कहीं ना कहीं सेकंड जो लेयर है वो आपको अच्छे तरीके से अपीयर होना शुरू हो जाए। अब जब आप सेकंड लेयर जो है वो अरेंज कर देंगे तो अब आपके पास जो वॉइड्स आएंगे वो दो तरह के होंगे। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ। जब आपने सेकंड लेयर भी जो है वो अरेंज कर दी तो अब जो आपके पास वॉइड्स आएंगे वो दो तरह के होंगे। एक वॉइड्स या डिप्रेशन ऊपर से सेकंड लेयर के ऊपर से अगर आप देखेंगे तो एक डिप्रेशन वो होंगे जिनमें आपको नीचे वाली बॉल्स नजर आएंगे और दूसरे जो डिप्रेशन होंगे वो होंगे जिनमें आपको ग्राउंड नजर आएगी, नीचे ग्राउंड जिसके ऊपर फर्स्ट लेयर जो थी वो अरेंज थी। तो बेटे अब अगर आप देख सकें तो नीचे वाली जो लेयर है ये ब्लैक बॉल्स के साथ मैंने शो की और इन बॉल्स के जो डिप्रेशन थे इनके ऊपर मैंने ब्लू बॉल्स जो थे वो प्लेस कर दिए। अब ब्लू बॉल प्लेस करने के बाद दोबारा से आपको डिप्रेशन जो है वो नज़र आ रहे होंगे। अब जहाँ पे डिप्रेशन आपको वाइट कलर में नज़र आ रहे हैं इसका मतलब आपको नीचे ग्राउंड नज़र आ रही है, ठीक है। और जहाँ पे डिप्रेशन आपको ब्लैक कलर में नज़र आ रहे हैं इट मीन्स कि यहाँ पे नीचे आपको बॉल नज़र आ रहा है। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ इतनी बात आपने समझनी है। अगर ये पॉइंट समझ आ गया या मैं ये पॉइंट समझा सका तो इट मीन्स के नेक्स्ट आगे सारा काम आसान है। अब अगर आप देखें तो दो तरह के डिप्रेशन बन रहे हैं। एक डिप्रेशन वो होंगे जहाँ से आपको ग्राउंड नज़र आ रही है, तो मैं इन्हें जो है वो मार्क कर देता हूँ विद ब्लू कलर ताकि डिफरेंस आ जाए। ये वो डिप्रेशन है जहाँ से आपको नीचे ग्राउंड नज़र आ रही है, तो इस डिप्रेशन को हम नाम दे देंगे क्या जी, वॉइड्स। और कौन से वॉइड, बी वॉइड का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बी टाइप वॉइड्स, कि ये बी टाइप वॉइड्स हैं, मतलब ये वो डिप्रेशन है जहाँ से हमें ग्राउंड नज़र आ रही है। और इन ब्लू बॉल्स के दरमियान अगर आप देखें तो ये वो डिप्रेशन है जहाँ से हमें ग्राउंड नहीं नज़र आ रही, लेकिन इन ब्लू बॉल्स के नीचे वाली जो ब्लैक बॉल्स हैं वो ब्लैक बॉल की लेयर नज़र आ रही है। तो इस तरह के जो डिप्रेशन है इन्हें आप वॉइड्स का नाम देंगे, लेकिन ए टाइप वॉइड्स का, ठीक है। अब थर्ड लेयर हम ब्लू बॉल के ऊपर नेक्स्ट लेयर प्लेस करने जा रहे हैं, और नेक्स्ट लेयर जो हम प्लेस करेंगे वो हम बी टाइप वॉइड्स के ऊपर भी प्लेस कर सकते हैं और हम ए टाइप वॉइड्स के ऊपर भी प्लेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेयर की अरेंजमेंट के लिहाज से हमारे पास दो तरह की आगे अरेंजमेंट आ जाएगी। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे पेज पे तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग है और एक हेक्सागोनल पैकिंग है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्या है, अगर मैं नेक्स्ट लेयर क्या करता हूं, ये बी टाइप वॉइड्स के ऊपर प्लेस करूंगा। नेक्स्ट लेयर अगर मैं बी टाइप वॉइड्स के ऊपर प्लेस करूंगा तो इससे बनने वाली जो पैकिंग है वो कौन सी होगी, उस तरह की अरेंजमेंट को, उस तरह की पैकिंग को हम नाम देंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग का। मैं बेटे नेक्स्ट लिखने जा रहा हूँ, ज़रा साथ साथ देखते रहिएगा। तो नेक्स्ट है जी आपके पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग, बेटे इंफॉर्मेशन बहुत इजी है, थोड़ा सा बस आपने फोकस करते जाना है। अगर आपको वॉइड्स की समझ आ गई कि ए टाइप वॉइड्स क्या हैं, बी टाइप वॉइड्स क्या हैं, तो मेरा ख्याल है कि टॉपिक सारा आसान है आगे। अब इसमें आपने करना क्या है, आपने बताना है कि थर्ड लेयर
is placed on B type voids, कि अगर आप B टाइप voids के ऊपर थर्ड लेयर को प्लेस करेंगे तो इस तरह से बनने वाली जो पैकिंग है वो क्या कहलाएगी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहलाएगी। ठीक है। नेक्स्ट जो बेटे आपने बात याद रखनी है वो कहते हैं जी कि इसमें जो आपके पास फर्स्ट और फोर्थ लेयर हैं वो आइडेंटिकल होंगी, और इसी तरह फिफ्थ और सेवन। मैं आगे मैं ज़रा लिखता जाऊँ, साथ साथ बताता भी जाऊँगा इसे। अच्छा जी, इसमें होगा क्या कि अगर मैं डायग्राम बना सकूं तो ये बेटे आपके पास फर्स्ट लेयर थी, ठीक है। इसी तरह थर्ड बॉल दिखा दिया जी इसी तरह, और नेक्स्ट वन आ गई फोर्थ बॉल। इस लेयर के ऊपर जब आपने सेकंड लेयर प्लेस की थी तो सेकंड लेयर इन दो बॉल्स के वॉइड्स के दरमियान आएगी। लेकिन जी मैं ब्लू कलर से सेकंड लेयर बना रहा हूँ जी, यहाँ पे ज़रा बेटे देखते जाइएगा। इसी तरह यहाँ पे थर्ड बॉल दिखा दिया। ये सेकंड लेयर थी जो कि फर्स्ट लेयर के वॉइड्स के ऊपर आपने प्लेस की। अब आपने थर्ड लेयर प्लेस करनी है। थर्ड लेयर जब आप प्लेस करेंगे तो थर्ड लेयर ऊपर वाली बॉल के वॉइड्स पे आपने जब प्लेस की तो अरेंजमेंट कुछ इस तरह थी कि ये जो तीनों लेयर्स आपके पास बन रही हैं, अगर आप इसका सेंटर देखें, इस लेयर का सेंटर ये है, इस लेयर का सेंटर ये है, और इस लेयर का सेंटर ये है। अगर आप देखें तो कोई भी लेयर ऐसी नहीं जो कंसेंट्रिक होगी। नेक्स्ट लेयर जब दोबारा से आप प्लेस करेंगे तो नेक्स्ट लेयर बिल्कुल इस तरह प्लेस होगी कि फर्स्ट लेयर और थर्ड जो फोर्थ लेयर यानी कि नेक्स्ट लेयर आ रही है उनके सेंटर बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होंगे, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर ये बॉल जो है ये प्लेस्ड होंगी। तो इस तरह की पैकिंग को हम नाम देंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग का। इसमें है क्या, इसमें फर्स्ट लेयर यानी कि लेयर वन, उसके बाद ये क्या थी, ये आपके पास लेयर टू थी, उसके बाद ये आपके पास बेटे लेयर थ्री है। तीनों लेयर्स बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड नहीं है। जिस पोजीशन पे फर्स्ट लेयर है सेकंड लेयर की पोजीशन उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, थर्ड लेयर की पोजीशन उससे भी थोड़ी सी डिफरेंट है। फोर्थ लेयर जब उसके ऊपर आप प्लेस करते हैं तो फोर्थ लेयर बिल्कुल उस पोजीशन पे आती है जहां पे फर्स्ट पोजीशन थी या फर्स्ट लेयर थी। तो मैं फोर्थ लेयर यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका मतलब फर्स्ट और फोर्थ लेयर बिल्कुल एक जैसी हो जाएगी। तो फर्स्ट और फोर्थ लेयर क्या है, आइडेंटिकल हैं। उसके बाद फिफ्थ लेयर जब आप प्लेस करेंगे वो सेकंड के साथ आइडेंटिकल हो जाएगी, सिक्स लेयर जो थी वो थर्ड के साथ। तो बेटा अगर हम फर्स्ट लेयर को ए, सेकंड लेयर को आप बी, थर्ड लेयर को आप सी का नाम दे दें तो तीनों डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं। तो इस तरह की अरेंजमेंट को हम ए बी सी या 1 2 3 और 1 2 3 अरेंजमेंट का नाम भी देते हैं। इसमें होगा क्या, इसमें जो फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर आइडेंटिकल होगी किसके साथ बेटे, फोर्थ लेयर के साथ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी विद फोर्थ लेयर। और अगर मैं इस सारी बात को एक लाइन में लिखूं तो मैं लिखूंगा जी कि फर्स्ट लेयर, फोर्थ लेयर, उसके बाद फिफ्थ सिक्स सेवन्थ लेयर और उसके बाद 10th लेयर, ये आपके पास क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी। और इसी तरह चलते जाएं आप तो ये लेयर्स क्या होंगी, आइडेंटिकल हो जाएंगे बेटे। तो ये जो पैकिंग है इसे आप क्यूबिक क्लोज पैकिंग का नाम देंगे। डायग्राम आपको बुक से बेहतर नजर आ रही होगी। सिर्फ आपने किया क्या, आपने थर्ड लेयर को बी टाइप वर्ड्स के ऊपर प्लेस किया और बी टाइप वर्ड्स के ऊपर प्लेस करने से जो आपके पास अरेंजमेंट आएगी उस अरेंजमेंट को आपने क्यूबिक क्लोज पैकिंग का नाम दिया। मैंने कोशिश की कि मैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको समझा सकूं। फर्स्ट लेयर थी, सेकंड लेयर जब आपने प्लेस की तो फर्स्ट लेयर के वर्ड्स के ऊपर आ गई,
थर्ड लेयर जब आपने प्लेस की तो सेकंड लेयर के वॉइड्स के ऊपर आ गई और इस तरह अरेंज किया आपने कि उन वॉइड्स पे आपने प्लेस की जहां पे आपको ग्राउंड नज़र आ रही थी। तो आपके पास जब आप फोर्थ लेयर प्लेस करने जाते हैं तो ऑटोमेटिकली फोर्थ लेयर बिल्कुल उन वॉइड्स पे आएगी जहां पे अगर आप फोर्थ लेयर को अरेंज करें तो वो बिल्कुल फर्स्ट लेयर के ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह की अरेंजमेंट को क्यूबिक क्लोज पैकिंग का नाम दिया। इसमें आपने बता दिया एबीसी भी आप इसे कहते हैं, 1 2 3 1 2 3 भी कहते हैं। इसके अलावा इनमें कौन कौन सी लेयर्स आइडेंटिकल हैं, फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ, 10th, ये क्या है, आइडेंटिकल है। अब नेक्स्ट अगर हम क्या करें, थर्ड लेयर को ए टाइप वॉइड्स पे प्लेस कर दें, तो थर्ड लेयर को ए टाइप वॉइड्स पे प्लेस करने से जो हमारे पास नेक्स्ट पैकिंग बनेगी दैट विल कॉल्ड हेक्सागोनल पैकिंग। तो नेक्स्ट मैं हेडिंग लिख रहा हूँ बेटे, यहाँ पे जरा देखते जाइएगा। हेक्सागोनल पैकिंग जी। इसमें क्या है, आपने बताना है कि इफ थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ऑन ए टाइप वॉइड्स, दो लेयर तो हम बता चुके हैं, अगर थर्ड लेयर हम क्या करें, प्लेस करें किसके ऊपर, ऑन ए टाइप वॉइड्स के ऊपर, तो इस तरह से बनने वाली जो अरेंजमेंट होगी वो आपके पास हेक्सागोनल जो है वो पैकिंग कहलाएगी। अब इसको भी देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो बेटा अब अगर आप इस अरेंजमेंट को देखें तो ये आपके पास फर्स्ट लेयर थी और ये आपके पास क्या है, सेकंड लेयर है। सेकंड लेयर को आपने फर्स्ट लेयर के वॉइड्स पे प्लेस किया, डिप्रेशंस पे प्लेस किया। अगर आप थर्ड लेयर को इस तरह प्लेस करते हैं कि आपने थर्ड लेयर को ए टाइप वॉइड्स पे प्लेस किया, तो ये आपके पास जो पैकिंग बनेगी ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहलाएगी। तो ये बेटे आपके पास थर्ड लेयर है और आपने क्या किया, इसे ए टाइप वॉइड्स पे प्लेस किया। तो जब आपने ए टाइप वॉइड्स पे प्लेस किया तो आप देखेंगे कि थर्ड लेयर बिल्कुल उस पोजीशन पे आ जाएगी जहाँ पे आपके पास फर्स्ट लेयर थी। तो इसका मतलब थर्ड लेयर के बॉल और फर्स्ट लेयर के बॉल क्या हो गए, कंसेंट्रिक हो गए, सेम पोजीशन पे आ गए। तो अगर मैं इसे फर्स्ट लेयर को ए टाइप लेयर कह दूं और इसे बी टाइप लेयर कह दूं तो बिल्कुल सेम पोजीशन पे आ गए। तो मैं इसे फिर ए टाइप कह सकता हूं और नेक्स्ट वन को बी टाइप कह सकता हूं, या मैं इस लेयर को 1 कह दूं, 2 कह दूं, तो फिर ये 1 आ गई, फिर 2। तो इसका मतलब ये जो अरेंजमेंट आपके पास बनेगी ये आपके पास 1 2 1 2 या ए बी अरेंजमेंट बन जाएगी। यानी कि पहली लेयर, उसके बाद दूसरी लेयर, उसके बाद दोबारा से जो लेयर आएगी वो पहली लेयर की तरह ही होगी, फिर ए लिख दिया और फिर बी लिख दिया। बेटे इसमें अगर आप देखें तो फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर आइडेंटिकल हैं, इसके बाद फिफ्थ लेयर आइडेंटिकल हो जाएगी। तो अगर मैं एक ही लाइन में लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा जी कि फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सोन, ये लेयर्स क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी। आइडेंटिकल नहीं कहना चाहते तो कंसेंट्रिक कह दें आप, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग टू क्यूबिक क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हमने सीखा क्या कि अगर हम बॉल्स को अरेंज करें तो बॉल्स के दरमियान डिप्रेशन बनते हैं और उन डिप्रेशन को हम वॉइड का नाम भी देते हैं, क्रेविसेस का और इंटरस्टिसेस का भी। हम जब नेक्स्ट अपर लेयर जो है वो प्लेस करने जाते हैं तो बनने वाले डिप्रेशन के ऊपर अपर लेयर आएगी। मैंने यहाँ पे 2 लेयर्स दिखा दी हैं आपको, ब्लैक से फर्स्ट लेयर थी और ब्लू से सेकंड लेयर। जब आपने सेकंड लेयर प्लेस की तो 2 तरह के वॉइड्स बने। एक वॉइड्स वो थे जहाँ से आपको ग्राउंड नज़र आ रही है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ से आपको ग्राउंड जो है वो नज़र आ रही है, ज़मीन नज़र आ रही है। और सेकंड वॉइड वो था जहाँ से आपको फर्स्ट लेयर जो है वो नज़र आ रही है। अब आप थर्ड लेयर इनके ऊपर प्लेस करने जाएं तो 2 तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो थर्ड लेयर को बी टाइप वॉइड पे प्लेस कर दें या थर्ड लेयर को ए टाइप वॉइड पे प्लेस कर दें। अगर आप थर्ड लेयर को बी टाइप वॉइड पे प्लेस करते हैं तो ये अरेंजमेंट आपके पास ए बी सी या 1 2 3 1 2 3 कहलाएगी। इसमें है क्या कि फर्स्ट लेयर थी, सेकंड लेयर आपने इसके ऊपर प्लेस की हुई है। थर्ड लेयर जब आप बी टाइप वॉइड्स पे प्लेस करेंगे
तो तीनों लेयर्स में से कोई भी लेयर कंसेंट्रिक नहीं होगी, मतलब तीनों की पोजीशन डिफरेंट होगी। जब आप फोर्थ लेयर प्लेस करने जाते हैं तो फोर्थ लेयर की जो पोजीशन है वो फर्स्ट के साथ आइडेंटिकल हो जाएगी। तो इसका मतलब 1 2 3 लेयर्स और उसके बाद फोर्थ लेयर जो है वो आइडेंटिकल आ जाती है। तो आप इसे 1 2 3 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 अरेंजमेंट का नाम दे सकते हैं। अगर आप 1 2 3 को ABC कह दें तो ABC अरेंजमेंट भी बन सकती है। इसमें फर्स्ट फोर्थ सेवन्थ 10th लेयर्स जो हैं वो आइडेंटिकल होंगी। अगर आप क्या करते हैं थर्ड लेयर को A टाइप वर्ड्स पर प्लेस करेंगे तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बेटे से लिखिएगा आप, क्लोज पैकिंग बन जाएगी। इसमें फर्स्ट के ऊपर सेकंड लेयर जब आपने प्लेस की, थर्ड लेयर आप प्लेस करेंगे A टाइप वर्ड्स पे तो वो बिल्कुल फर्स्ट लेयर के साथ जो है वो कंसेंट्रिक हो जाएगी। इसे आप 1 2 1 2 या AB टाइप भी कह सकते हैं। इसमें फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवन्थ एंड सो ऑन ये जो लेयर्स हैं ये क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी। तो ये बेटे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स। अब नेक्स्ट आपके पास टेबल बना हुआ है। अगर आप इस टेबल को देखें तो आपको टाइप ऑफ सॉलिड बता दी गई, टाइप ऑफ सॉलिड के बाद आपको पार्टिकल्स बता दिए गए, पार्टिकल्स के बाद आपको बता दिया गया कि उनके दरमियान फोर्सेस किस तरह की हैं और उसके बाद एग्जांपल्स आपको बता दी गई। अब ज़रा फर्स्ट टाइप जो हमने पढ़ी थी, मैं आयनिक सॉलिड्स के लिहाज से बात करूँगा। टेबल को आपने देखते जाना है। आयनिक सॉलिड्स जो हैं अगर आप इनके पार्टिकल्स देखें, किन पार्टिकल से मिलकर बने थे, कैटायन और एनाइन से, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन से। इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होंगी, नेक्स्ट उसके बाद कॉलम में अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के मिलने से बने तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी। जब भी चार्जेस आपस में मिलते हैं तो चार्जेस के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसकी एग्जांपल आपने NaCl पढ़ी थी, KCl है, जितने भी मतलब आयनिक क्रिस्टल्स हैं वो सारी की सारी इनकी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो सेकंड टाइप जो हमने डिस्कस की थी कोवेलेंट सॉलिड थे। तो कोवेलेंट सॉलिड को हम एटॉमिक सॉलिड्स का नाम भी देते हैं। अब इनमें जो पार्टिकल्स थे वो क्या थे, एटम्स थे ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या थी, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू मिले थे ये, ठीक है। इनकी टाइप्स में डायमंड आपने पढ़ा, ग्रेफाइट पढ़ा आपने, सिलिकॉन कार्बाइड पढ़ा, ठीक है। ये सारी इसकी एग्जांपल्स में आ जाता था। इसके बाद थर्ड टाइप जो आपने पढ़ी दैट वाज मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स थे वो कौन थे, वो मॉलिक्यूल्स थे ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप। मॉलिक्यूल्स के दरमियान कौन सी फोर्सेस थी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी। उसके बाद आपने इनकी प्रॉपर्टीज़ देख ली हैं साथ साथ। मैं प्रॉपर्टीज़ वाला कॉलम इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हमने साथ साथ डिस्कस की थी सारी। इनके एग्जांपल में अगर आप देखें तो ड्राई आइस है, ठीक है, इसी तरह आयोडीन है जो स्ट्रक्चर आपने बनाया भी था। नेक्स्ट आपने मेटेलिक बॉन्ड पढ़ा। मेटेलिक सॉलिड में जो पार्टिकल्स थे वो कैटायंस हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इनके दरमियान फोर्सेस कौन सी हैं, इनके दरमियान मेटेलिक बॉन्ड्स थे। इनकी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर ली थी और इनकी एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो एलुमिनियम की जो क्रिस्टल ले लें आप, ठीक है, कॉपर की क्रिस्टल है या कोई भी जो है वो अलॉय को भी आप इसमें लेकर आ सकते हैं। तो ये बड़ा टेबल था। मैंने टेबल के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे लगता है कि आप खुद एक बार इस टेबल को पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ नेक्स्ट जो आपके टॉपिक आता है कैलकुलेशन है एवोगाड्रोस नंबर की। मैं इस टॉपिक को डिस्कशन और क्वेश्चन आंसर वाले लेक्चर में जो है वो क्लियर करूँगा। नेक्स्ट हम बेटे डायरेक्ट आएंगे अब एक्सरसाइज पे। पेज नंबर 115 पे आएंगे बेटे। एक्सरसाइज है सॉलिड्स की, तो इम्पॉर्टेंट है और इस एक्सरसाइज में से काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं पेपर्स के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, MCQs हैं। फर्स्ट MCQ देखेंगे, आयनिक सॉलिड्स आर करेक्टराइज्ड बाय लो मेल्टिंग पॉइंट। आयनिक सॉलिड हैं, स्ट्रॉन्ग इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। गुड कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट। आयनिक सॉलिड स्टेट में अच्छे कंडक्टर नहीं थे क्योंकि चार्जेस मूव नहीं कर सकते तो कंडक्टिविटी भी कम थी। हाई वेपर प्रेशर। आयनिक सॉलिड हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो वेपर्स नहीं बनेंगे, ये भी गलत है। सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट। आयनिक सॉलिड हैं, पोलर हैं तो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। बेटे इंपॉर्टेंट MCQ है, 2007 और 8 में ये एग्जाम में आ चुका है, मार्क कर लीजिएगा। इसका आंसर बेटे डी है। फर्स्ट वाले MCQ का आंसर डी ऑप्शन है बेटे। सेकंड MCQ देखेंगे, अमार्फस सॉलिड्स, इनके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे कौन सी ठीक है।
हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, गलत है, अमार्फस सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं है। अंडरगो क्लीन क्लीवेज व्हेन कट विद नाइफ, अमार्फस सॉलिड्स के क्लीवेज प्लेन भी नहीं थे। हैव परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अमार्फस सॉलिड्स में एटम्स की अरेंजमेंट ही तो परफेक्ट नहीं है, इसी वजह से तो वो अमार्फस थे। और लास्ट वन, कैन पोजेस स्मॉल रीजन ऑफ ऑर्डरली अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स, बिल्कुल ठीक, ये आंसर ठीक है कि अमार्फस सॉलिड्स में स्मॉल रीजन हो सकते हैं जहाँ पे पार्टिकल्स की ऑर्डरली अरेंजमेंट हो सकती है, और उन रीजन्स को हमने क्रिस्टलाइट्स का नाम दिया था। तो बेटा इसका भी करेक्ट आंसर जो है वो डी है। सेकेंड एमसीक्यू का करेक्ट आंसर डी होगा। थर्ड एमसीक्यू देखेंगे, द मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ड्राई आइस फॉर्म आयोनिक क्रिस्टल। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल क्रिस्टल्स ही बनेंगे, तो इसका ऑप्शन बेटे सी होगा। थर्ड एमसीक्यू ऑप्शन सी इसका जो है वो आंसर है। और ये एमसीक्यू 4 दफ़ा रिपीट हो चुका है, 2014 में, 15 में, 16 में और 19 में भी ये एमसीक्यू आ चुका है। एमसीक्यू नंबर 4 देखेंगे बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्यूडो सॉलिड, इनमें से कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, अमार्फस सॉलिड है यानी स्यूडो सॉलिड है। CaF2 क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ग्लास स्यूडो सॉलिड है, NaCl क्रिस्टलाइन सॉलिड है। आल कहेंगे तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, तो बी ऑप्शन ग्लास जो है ये स्यूडो सॉलिड है। ये एमसीक्यू बेटा 3 दफ़ा रिपीट हो चुका है, 2014 में भी, 15 में भी, 16 में भी, 17 में भी, 4 बार ये एमसीक्यू जो है वो आ चुका है एग्जाम में। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 5 देखेंगे, डायमंड इज़ अ बैड कंडक्टर बिकॉज कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन डायमंड के पास मौजूद नहीं है। इसके ऑप्शन देखते हैं, इट हैज़ अ टाइट स्ट्रक्चर, इट हैज़ अ हाई डेंसिटी, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो यही सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। बेटा 2017 में ये एमसीक्यू आ चुका है। एमसीक्यू नंबर 5 सी इसकी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब हम क्वेश्चंस पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है 2 फिल इन द ब्लैंक सिलेबस का हिस्सा नहीं है, डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ट्रू फॉल्स हैं, हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इन्हें भी लीव करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे बेटे, व्हाट आर सॉलिड्स, गिव जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमार्फस सॉलिड। आपने क्रिस्टलाइन और अमार्फस सॉलिड्स के दरमियान जो है वो डिफरेंस भी बताना है। तो पेज नंबर आप ओपन करेंगे 95, पेज 95 पे बेटे इसका आंसर है। आप इस क्वेश्चन पे ही पेज 95 लिख लेंगे। सॉलिड्स आपके पास क्या हैं, आप डेफिनेशन बता सकते हैं, जिनकी स्पेसिफिक शेप होगी, स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा, हार्ड हैं और रिजिड हैं। प्रॉपर्टीज़ इनकी आपने बता देनी है, क्लोज पैकिंग है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, डेंसिटी इनकी हाई होती है, पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती हैं। ये वही इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो चैप्टर 3 के स्टार्ट में टेबल में मैंने आपको सिखाई थी। उसके बाद आपने क्रिस्टलाइन और अमार्फस सॉलिड्स के दरमियान डिफरेंस बता देना है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट देखेंगे, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, गिव 3 एग्जांपल्स इन ईच केस। तो एनिसोट्रॉपी, क्लीवेज, हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल, आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, ट्रांजिशन टेम्परेचर, सिमेट्री, ग्रोइंग ऑफ क्रिस्टल यानी कि हैबिट ऑफ क्रिस्टल, ये भी उसी में आ जाएगा। तो ये बेटा सारे ही हम पढ़ चुके हैं पेज 96 पे, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ थी उसमें हम डिस्कस करके आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ पॉलीमॉर्फिज्म एंड एलोट्रोपी आर रिलेटेड टू ईच अदर, गिव एग्जांपल्स। आपने बताना है पॉलीमॉर्फिज्म और एलोट्रोपी एक दूसरे से किस तरह रिलेटेड है। सबसे पहले आप एलोट्रोपी को डिफाइन करेंगे। एलोट्रोपी क्या है, अगर आपके पास कोई एक एलिमेंट एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करे तो ये फिनोमिना एलोट्रोपी कहलाता है, और इसकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है ये एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहलाती हैं। इसी तरह अगर आप पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो अगर आपके पास जो है कोई दो आपके पास एक कोई आपके पास वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड है और एक से ज़्यादा जो है वो क्रिस्टल्स में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस फिनोमिना को आप पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो एलोट्रोपी एलिमेंटल प्रॉपर्टी है और पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। ठीक है, पहले इनमें डिफरेंस तो ये आ जाएगा। दोनों में एक स्पेसिफिक ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है,
यानी कि ट्रांजिशन टेम्परेचर हमने पढ़ा था एलोट्रोपी के बाद प्रॉपर्टीज़ में, उसमें हमने पढ़ा था कि इस टेम्परेचर पे कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से दूसरे में कन्वर्ट करता है। तो इसका मतलब दोनों के केसेस में एक स्पेसिफिक ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है। पॉलीमॉर्फिज्म में एक ही कंपाउंड है, एक स्पेसिफिक ट्रांजिशन टेम्परेचर पे वो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म से दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म में चला जाएगा। एलोट्रोपी में एक ही कोई एलिमेंट है, वो ट्रांजिशन टेम्परेचर पे एक क्रिस्टलाइन फॉर्म से दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। आप एग्जांपल जो है वो साथ बता दीजिएगा, मैंने बोर्ड पे इसलिए नहीं लिखा, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, डिफाइन यूनिट सेल, व्हाट आर यूनिट सेल डायमेंशन, हाउ द आइडिया ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज डेवलप्ड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या है हम सीख के आ चुके थे। उसके बाद नेक्स्ट था जी यूनिट सेल डायमेंशन, क्रिस्टेलोग्राफिक एलिमेंट्स जिन्हें आपने नाम दिया था 6 थी, 3 एंगल थे और 3 साइड्स थी, ठीक है। हाउ द आइडिया ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज डेवलप्ड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट सेल। अगर आप यूनिट सेल को 3 डायमेंशनली एक्सटेंड करते जाएं तो आपके पास क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। क्रिस्टल लैटिस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी यूनिट सेल में मौजूद होती हैं। मतलब आप यूनिट सेल की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें तो क्रिस्टल लैटिस की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी आपके पास। एक्सप्लेन 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड ड्रॉ द शेप ऑफ देयर यूनिट सेल्स। आपने 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में बताना है। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था CTOMHRT, आपने इनके एक्सिस और एंगल्स के बारे में बताना है, साथ आपने शेप्स भी ड्रॉ कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो व्हाट आर आयनिक सॉलिड्स, गिव देयर प्रॉपर्टीज, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, स्केच अ मॉडल टू जस्टिफाई द यूनिट सेल। तो ये आयनिक सॉलिड वाला बेटा टॉपिक है, पेज 101 पे ये सारा इसका आंसर जो है वो गिवन है। व्हाट आर कोवेलेंट सॉलिड्स, गिव देयर प्रॉपर्टीज, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। पेज 103 पे इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट अगर आप देखेंगे तो व्हाट आर मॉलिक्यूलर सॉलिड, गिव देयर प्रॉपर्टीज, जस्टिफाई द मॉलिक्यूलर क्रिस्टल आर सॉफ्टर देन आयोनिक क्रिस्टल। तो ये मैंने ड्यूरिंग लेक्चर बताया भी था कि मॉलिक्यूलर सॉलिड जो हैं इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, इसीलिए ये लेस कॉम्पैक्ट होते हैं और ये सॉफ्टर होते हैं एज कम्पेयर टू आयनिक सॉलिड। पेज 105 पे बेटा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में से ABC पार्ट, ये इनमें से कोई भी एक पार्ट बार बार एज लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट हुआ है बोर्ड में एग्जाम के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, मार्क कर लीजिएगा इसे। गिव डिफरेंट थ्योरीज ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, हाउ डज इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी जस्टिफाई द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी एंड शाइनिंग सरफेस ऑफ द मेटल। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने डिफरेंट थ्योरीज बतानी है। 3 थ्योरीज थी, VBT थी, इलेक्ट्रॉन गैस या पूल थ्योरी थी, और इसी तरह MOT थी। फिर उन्होंने कहा जी कि हाउ डज इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी जस्टिफाई द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं विद इन द स्ट्रक्चर, जिधर मर्जी मूव कर सकते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, विद इन द क्रिस्टल मूव करते हैं और एनर्जी को एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन तक ट्रांसफ़र करवाते हैं। और उसके बाद लास्ट में शाइनिंग सरफेस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, जब डी एक्साइट होते हैं तो एनर्जी को इवॉल्व करते हैं और वो एनर्जी चमक की शक्ल में, शाइन की शक्ल में जो हमें नज़र आती है और हम कहते हैं जी मेटेलिक लस्टर है जी। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट देखेंगे। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। अगर आप बी टाइप वर्ड्स पे प्लेस करेंगे थर्ड लेयर को तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। अगर आप ए टाइप वर्ड्स पे थर्ड लेयर को प्लेस करेंगे तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आपने दोनों में बता देना है कि कौन सी लेयर्स आइडेंटिकल होंगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, चलें जी क्वेश्चन नंबर 8 तक हम आज का काम रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट 106 पेज पे इसका आंसर है, और जो बी पार्ट है इसका आंसर 108 और 109 पेज पे इनके आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 8 तक बेटे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आप लोग अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाइएगा, यूनिक नोट्स ज़रूर देखिएगा और बेटे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू बेटे, अस्सलाम वालेकुम।